Hello friends, welcome back to English Kingdom. This is Shivam Dubey and जैसा मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि सिंथेसिस करने के लिए खास तौर से जब हम सिंथेसिस को सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ले जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। खास तौर से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के आ जाने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन सा क्लॉज प्रिंसिपल होगा और कौन सा क्लॉज सबऑर्डिनेट होगा, इसके लिए मैंने आपकी हेल्प की थी और ये बताया था कि जिस क्लॉज के पहले कोई कंजंक्शन ना आया हो वो हमारे लिए प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा और जिस क्लॉज के पहले कोई कंजंक्शन आया हो वो हमारे लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। एक उसमें से एडवर्ब क्लॉज थी, दूसरी एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरी नाउन क्लॉज। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में नाउन क्लॉज को स्टडी किया और ये जाना कि नाउन क्लॉज का जो काम होता है या फंक्शन होता है वह किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होना होता है। यह हमारे नाउन क्लॉज का काम होता है। दूसरी ओर हम लोगों ने एडजेक्टिव क्लॉज को भी स्टडी किया और ये जाना कि एडजेक्टिव क्लॉज का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, इसलिए हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हुए उसे फॉलो करता है। टू फॉलो नाउन और प्रोनाउन क्वालिफाइंग इट। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हुए उसे फॉलो करने वाला जो क्लॉज होता है वो हमारे लिए एडजेक्टिव क्लॉज होता है। इन क्लॉजेस के बारे में मैंने आपको यह भी बताया था कि जो हमारा नाउन क्लॉज होता है इसको ओपन करने या शुरू करने के लिए हम लोग 3 कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कभी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो कभी रिलेटिव एडवर्ब का यूज करते हैं, और कभी इसके लिए हम सिंपली 2 और वर्ड इफ या वेदर का यूज किया करते हैं। कभी इफ यूज करते हैं, कभी वेदर। इनसे हमारे नाउन क्लॉज की शुरुआत होती है। इनके बारे में मैंने यह भी बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं यह दोनों हमारे लिए एडजेक्टिव क्लॉज में भी आते हैं सेम, लेकिन इनमें डिफरेंस हो जाता है। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि क्या डिफरेंस होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमारे पास 7 वर्ड्स होते हैं, याद रखिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन में 7 वर्ड्स कौन कौन से हैं? एज, दैट, हु, whom, whose, which और what। जबकि रिलेटिव एडवर्ब के रूप में हमारे पास 6 वर्ड होते हैं। रिलेटिव एडवर्ब के रूप में ये वर्ड होते हैं, जैसे हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ फॉर। इस तरह से हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों का यूज करके हम एडजेक्टिव क्लॉज को बना सकते हैं।
लेकिन इफ या वेदर की मदद से एडजेक्टिव क्लॉज को नहीं बनाया जा सकता है। इन बातों को पिछले क्लासेस में आपको एक्सप्लेन किया गया है और अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे किसी सेंटेंस को सिंथेसाइज करते हैं जब हम उनमें एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब ऑफ पर्पस या एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करते हैं। तो एक्चुअली एडवर्ब के बारे में अगर बात किया जाए तो एडवर्ब का क्या काम होता है? किसी वर्ब को क्वालिफाई करना। और क्लॉज के बारे में आपको बताया जा चुका है कि एक से अधिक वर्ड्स होते हैं और क्लॉज के पास अपना एक सब्जेक्ट होता है और क्लॉज के पास अपना एक वर्ब होता है। तो एडवर्ब क्लॉज जो है इसका मेन काम क्या है? टू क्वालिफाई अ वर्ब, टू क्वालिफाई अ वर्ब, या कभी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, एन एडजेक्टिव, या कभी कभी यह एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एन एडवर्ब, मतलब खुद को भी क्वालिफाई कर लिया करता है। तो एडवर्ब का या एडवर्ब क्लॉज का रिलेशन ये है कि वह किसी वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है और किसी एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। क्योंकि यह क्लॉज है तो नाउन क्लॉज को छोड़कर, क्योंकि नाउन क्लॉज तो खुद ही सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट होता है? नाउन क्लॉज को छोड़ करके बाकी चाहे एडजेक्टिव क्लॉज हो या फिर एडवर्ब क्लॉज हो, ये जिसे क्वालिफाई करते हैं उसके बाद ही आते हैं। तो मतलब ये है कि जब एडवर्ब क्लॉज किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो वर्ब के बाद आएगा, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव के बाद आएगा, या किसी एडवर्ब को ही क्वालिफाई करेगा तो इस एडवर्ब के बाद ही आता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में यह भी बात आप ध्यान रखिएगा कि इसकी प्लेसिंग कहां होती है? जिस वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को यह क्वालिफाई करेगा उसे फॉलो करता है। टू फॉलो द वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब which it qualifies। ठीक, जिस भी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को यह क्वालिफाई करेगा उसको ये क्या करता है? फॉलो, उसी के बाद ये आया करता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप कभी भी एडवर्ब क्लॉज को बिना इन तीनों के आप नहीं खोज सकते हैं। तो जब भी आप इनको खोजेंगे कि एडवर्ब क्लॉज है या हमें एडवर्ब क्लॉज का यूज करके सेंटेंस को जोड़ना है, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पर कोई ऐसा वर्ब या कोई ऐसा एडजेक्टिव या फिर कोई ऐसा एडवर्ब पहले से हो जिसको हम क्वालिफाई करें। अब एक्चुअली जो एडवर्ब होता है उसके अलग अलग सेंसेस हो जाते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखिए, कभी इस एडवर्ब का रिलेशन टाइम्स हो जाता है, तो कभी यह एडवर्ब टाइम को क्वालिफाई करेगा, कभी यह प्लेस को क्वालिफाई करने का काम करता है, जगह को क्वालिफाई करता है, कभी ये रीजन कारण दिखाता है, कभी कंडीशन शर्त को दिखाता है, तो कभी कंपैरिजन तुलना को दिखाता है, तो कभी कंट्रास्ट विपरीत को दिखाता है, कभी यह रिजल्ट को दिखाता है, तो कभी ये पर्पस को दिखाता है, तो कभी ये मैनर को दिखाया करता है। इस तरह से इसका यूज अलग अलग सेंसेस में हम लोग किया करते हैं। अब इन सेंसेस में आने वाले जो वर्ड्स हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। देखिए, जब तक आपको वर्ड्स नहीं याद होंगे
कि कौन से कंडीशन में कौन सा वर्ड आता है। मैंने कंजंक्शन की क्लास में ये पूरे वर्ड्स बताए हैं, ठीक है। आप लोग कंजंक्शन जरूर एक बार जाके देख लेना। कंजंक्शन में जब मैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको बता रहा था तो मैंने वहां पर इन्हें डिटेल में बताया है कि एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं कंजंक्शन से, प्लेस में कौन कौन से आएंगे, रीजन में कौन कौन से हैं, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पस या मैनर में कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, यह आपको अच्छी तरह से बताया गया था। और वहां पर कुछ यूजर्स भी आपको दिए गए थे जिसको आपको सॉल्व करना था। फिलहाल एक्सरसाइज करते रहिए। और जैसा मैंने आपसे कहा, क्योंकि आपका जो एग्जाम पैटर्न हुआ इस बार वह लैंग्वेज के लिए भी इलेबोरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव अगर होता है तो वह रूल्स पूछता है मैच कराने के लिए और मिसमैच कराने के लिए। तो जब वो मैच कराता है, जैसे एडवर्ब के बारे में इतनी चीजें आपको बताई, ठीक है, तो वह कोई भी ऐसा पॉइंट करके सामने रख सकता है जिसमें वो आपसे पूछ सकता है कि मिसमैच्ड कौन सा है, राइटली मैच्ड कौन सा है। और यह भी जरूरी नहीं कि एक ही ऑप्शन उसमें से करेक्ट हो, एक से अधिक ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप पॉइंट, कंडीशंस, एग्जांपल समझिए। साथ ही साथ यह बात भी ध्यान रखिए कि इनके लिए स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं जिनकी मदद से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, मैं एक दो वर्ड्स यहां लिख दे रहा हूं, बट आप लोग सारे वर्ड्स आप याद करिए। जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम है तो हम लोग वहां पर व्हाइल का यूज कर लेते हैं, या व्हेन का यूज कर लेते हैं, अनटिल का यूज कर लेते हैं, टिल का यूज कर लेते हैं, एक्सेट्रा। ढेर सारे वर्ड हैं। एज लॉन्ग एज का यूज करते हैं, नो लॉन्गर, नो सूनर, बहुत ढेर सारे वर्ड हैं, सारे आप लोग याद करिए, मैंने वहां पर लिखा रखे, ठीक। अब इनका यूज करना है हमें सेंटेंस में, तो जो वर्ड हमारे लिए सुटेबल होगा हम उसके ढंग से इसको कॉम्प्लेक्स बना देंगे। और आपको मालूम ही है कि कॉम्प्लेक्स बनाते समय दो वर्ड तो रखने ही पड़ेंगे, तो दो वर्ड रखना है। जैसे मान लो एग्जांपल है, आई विल लर्न माई लेसन। I will learn my lesson. I can't sleep. अब जैसे यहां पर है, यहां ये मत सोचिएगा कि अगर मैंने इसको टिल से बना दिया तो आप दूसरे तरीके से नहीं बना सकते। जैसे अगर टिल से हमने बना दिया तो आप बिफोर का भी यूज कर सकते हैं, आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइम का रिलेशन आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि आप ये सोच लो कि हमने अगर टिल से बनाया तो या अनटिल से बनाया तो आप बस अनटिल से ही बन सकता। मैंने कहा है सिंथेसिस के लिए आप अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिए, कॉम्प्रहेंशन को आगे बढ़ाइए और समझने की कोशिश करिए कि सेंस क्या कह रहा है। सेंस को चेंज किए बगैर अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज कर दें तो ये हमारे लिए सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। यह जरूरी नहीं कि अगर हमने इसको अनटिल से बना दिया तो सिर्फ अनटिल से बनेगा, या टिल से बना दिया तो सिर्फ टिल से बनेगा, या बिफोर से बना दिया तो सिर्फ बिफोर से बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम सेंटेंस को बनाते हैं तो हम लोग इस तरह से यूज कर रहे हैं, आई विल लर्न माई लेसन टिल या बिफोर का यूज करके देखते, बिफोर आई स्लीप। अब इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, इस तरह से भी दूसरा तरीका लेते हैं, आई कांट sleep until I learn my lesson। आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे
I will learn my lesson when I can't sleep। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सेंसेस बदल रहे हैं, बट सच में देखिए तो सेंसेस सारे में जा रहे हैं एक जैसा। जैसे अगर आप यहां पर सेंटेंस देखें तो पहले सेंटेंस में क्या कह रहा है, आई विल लर्न माई लेसन बिफोर आई स्लीप, मतलब सोने से पहले अपने पाठ को याद करता रहेगा। दूसरे में अगर आप देखिए तो क्या कह रहा है, आई कांट स्लीप अंटिल आई लर्न माई लेसन। अंटिल का यूज कर लिया कि जब तक अपने लेसन को याद नहीं कर लेगा सोएगा नहीं। बात वही है कि याद करेगा तभी सोएगा। याद कर रहा, आई विल लर्न माई लेसन व्हेन आई कांट स्लीप। अब यहां कह रहा है जब मैं सो नहीं सकता हूं तो मैं अपने लेसन को याद करूं, मतलब सोने से पहले तक मैं लेसन को याद कर रहा हूं। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आप देखें यहां तीनों सेंटेंसेस, ठीक है ना, तीनों सेंटेंसेस में मैंने टाइम को दिखाने वाले ही कंजंक्शन बिफोर, अंटिल और व्हेन का यूज किया है। तो पहली बात तो यह ध्यान में अपने रखिए कि एक सेंटेंस को अगर आप सोचते हैं कि जो टिल से बन गया तो फिर वो दूसरों से नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। जैसे एक दो और एग्जांपल आप लीजिए। आप जितना वेरिएशन रखेंगे अपने एक्सरसाइज में उतनी ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी और उतनी जल्दी आप उनको सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, वेरिएशन बहुत जरूरी है, तभी आपका कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हो पाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और ले रहे हैं, माय ब्रदर हैज वेटेड, आई हैव अराइव्ड फ्रॉम माय स्कूल। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से सेंस वैसा ही आ रहा है। कभी हम लोग बिफोर का यूज कर सकते हैं, कभी हम लोग यहां पर व्हेन का यूज कर सकते हैं, कभी अंटिल या टिल का यूज कर सकते हैं। जैसे अब यहां पर तो कोई निगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है ना, तो आप टिल का बेहतरीन यूज कर सकते हैं या बाय का भी यूज कर सकते हैं। आप रिमेंबर बाय से भी हम लोग टाइम को दिखाते हैं, ठीक है ना। इन सारी चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर देखें, माय ब्रदर हैज वेटेड बिफोर आई हैव अराइव्ड। यहां पर आपको थोड़ा सा टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा चेंज करते समय, और बाकी यहां पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा टेंस के अकॉर्डिंग। बिफोर के यूज को आप याद रखेंगे तो आपको मालूम होगा कि बिफोर अपने साथ फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट लेता है ना। उसी चीज को हम लोग यहां पर फॉलो कर रहे हैं। आई अराइव फ्रॉम माई स्कूल, आई अराइव फ्रॉम माई स्कूल। याद है ना कि जब हम लोग एक परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं पहले में हम लोग परफेक्ट टेंस बना रहे हैं और दूसरा हम लोग इंडेफिनिट बनाते हैं, तो बिफोर के बाद मतलब जो सबऑर्डिनेट होता है वो इंडेफिनिट में होता है, और बिफोर से पहले मतलब जो प्रिंसिपल होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको बनाया हुआ। अगर हम टिल का यूज करें तो इस तरह से हो जाएगा, माय ब्रदर विल हैव वेटेड टिल आई अराइव फ्रॉम माय स्कूल। इस तरह से आप
किसी भी टाइम शोइंग कंजंक्शंस का यूज करना, हाँ कुछ जगहों पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे व्हाइल का यूज करना है। व्हाइल का यूज करते समय आप यह ध्यान रखिए कि दोनों काम एक ही टाइम में होने चाहिए। व्हाइल का यूज दो एक्शन जब एक साथ चलते तभी यूज कर सकते हैं। जैसे नो लॉन्गर या नो सूनर का कॉम्बिनेशन है, जब आपको सेंटेंस में बहुत जल्दी की बात कही गई हो तो उस कंडीशन में यूज करिए। जैसे एक दो एग्जांपल लेते हैं, पर थोड़े से जो डिफरेंसेस हैं उनको आप ध्यान में रखिए, बाकी बहुत डिफरेंसेस नहीं होते हैं, इनको लेकर के परेशान नहीं है कि बस हो गया, अब इसके अलावा कोई और नहीं बन सकता, ठीक है ना। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि बुक में इसके साथ दिया गया है तो बस यही तरह बन सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। बुक में एक एग्जांपल दिया गया है, आप उसको कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे आई will wash my room at once I reach my home। जैसे ये देखिए सेंटेंस में दिया, I will wash my room at once I reach my home। अब यहां पर जो वर्ड आप एट वंस पा रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है ना कि कोई एक्शन बहुत जल्दी होने वाला है, मतलब उस एक्शन को टाइम आप नहीं देना चाहते। अब जल्दी की सेंस में जो हम लोग यूज करते हैं वो किसका यूज किया करते हैं, या तो हम एज सुन एज का यूज कर लेते हैं, या फिर नो सूनर का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, या फिर नो लॉन्गर का यूज कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में आप कोई भी यूज कर सकते हैं। नो सूनर या नो लॉन्गर का यूज करेंगे तो कंजंक्शन के रूप में हमें देन का यूज करना पड़ेगा, और नो सून या नो लॉन्गर का अगर एज सुन एज का यूज करते हैं तो एज का कॉम्बिनेशन रखेंगे। टाइम के सेंस में अगर हम व्हेन का यूज करते हैं तो हार्डली स्कैर्सली के साथ व्हेन का यूज करेंगे। मतलब एक सेंटेंस आपको दिया गया है, आप इसको नो लॉन्गर नो सूनर हार्डली स्कैर्सली एज सुन एज इस तरह से बना सकते हैं। जैसे देखिए इसको अगर हम लोग चेंज कर दें तो कैसे बन जाएगा, आई विल वॉश माई रूम। अब ये एडवांस हट जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एज सुन एज आई रीच माई होम, ठीक। दूसरा इसको बनाते हैं नो लॉन्गर की मदद से, नो लॉन्गर नो सूनर से बनाइए, लॉन्गर के सेंस में स्टेगा हो जाता है। नो सूनर डिड आई रीच, ओके डिड नहीं होगा डू होगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, ध्यान रखिएगा। डू आई रीच माई होम, इनके नो लॉन्गर के नो सूनर के साथ देन का यूज, देन आई वॉश माई रूम। अब यहां पर जो है देन के साथ चूंकि सबऑर्डिनेट बना ले रहा है, सबऑर्डिनेट को हम लोग फ्यूचर टेंस में रखते नहीं, इसलिए यहां से इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। अगर हमें इसको जैसे मैंने ये बताया कि एज सुनर से हो गया, नो सूनर से हो गया, ऐसे ही हम एज सुन इसी चीज को हम लोग हार्डली और स्कैर्सली की मदद से बना सकते हैं। जैसे हार्डली आई, यह भी से आपके इन्वर्जन के रूल को फॉलो करेगा। हार्डली डू आई रीच माई होम, इसके साथ व्हेन का यूज होता है। आई वॉश माई रूम। आप देखिए एक सेंटेंस आपको मिला था और उस एक सेंटेंस को आपने, क्योंकि उसका रिलेशन एट वंस से था, तुरंत से था, तो तुरंत के कंडीशन में हमने उसको तीन तरह से चेंज कर दिया। तो ऐसा थोड़ी है कि आपने अगर एज सुन एज का यूज कर दिया तो ये वाले रॉन्ग हो गए, नो सूनर या फिर हार्डली स्कैर्सली, नहीं, ऐसा नहीं। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं।
और तीनों कंडीशन में आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान ये रखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बने, ध्यान ये रखना है कि सेंस ना चेंज हो, ध्यान ये रखना है कि टाइम को दिखाने वाले ही कंजंक्शंस का यूज किया गया हो, बाकी और चीजों से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो अगर कंफ्यूजन दिमाग में बना हुआ है कि एक सेंटेंस है तो उसके लिए हम अगर हार्डली का यूज कर लिए हैं तो फिर दूसरा नहीं यूज होगा, ऐसा नहीं है। चलिए वाइल के लिए देखते हैं। वाइल इकलौता ऐसा होता है ना जो दो एक्शन को एक साथ दिखाता है, दूसरा और कोई नहीं होता। तो वाइल के सेंस में वाइल का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आई रीड माई बुक्स, आई लिसन म्यूजिक। आई रीड माई बुक्स, आई लिसन टू म्यूजिक। ठीक, लिसन हमेशा अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेता है अगर म्यूजिक का कोई रिलेशन या सॉन्ग का है, लिसन टू म्यूजिक। अब जैसे ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, अगर इस कॉम्बिनेशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो यहां पर एक ही पर्सन है, दोनों में आई, ठीक है ना। और ऐसा मान सकते हैं कि जब वो रीड कर रहा है उस म्यूजिक को लिसन भी कर रहा है, ठीक है ना। तो यह जरूरी नहीं कि वाइल से यूज करें, ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको दूसरा सेंस ले लें, यह भी सेंस हम डेवलप कर सकते हैं ना। जैसे हम ये कह रहे हैं कि दोनों काम एक साथ कर रहा है, रीडिंग का भी और लिसनिंग का भी। ऐसे ही आप भी तो अपना सेंस डेवलप कर सकते हैं कि रीड करने के बाद उसने लिसन किया होगा, ठीक है ना। तो दोनों चीज है, अगर आप बना सकते हैं तो इसको दोनों। अभी तो यहां फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हम दोनों तरह से बना सकते हैं। जहां ये क्लियर है कि नहीं एक ही तरह से बनेगा, जैसे कि दोनों काम सिर्फ एक ही टाइम में हो रहे हैं, तो फिर वहां वाइल के अलावा कोई और नहीं। दो आप यहां पर बना सकते हैं, तो व्हेन की मदद से बना सकते हैं और दूसरा है आप वाइल की मदद। चलिए वाइल की मदद से बनाएंगे तो मतलब दोनों एक्शन एक साथ हो रहेंगे। कैसे बनाएंगे? इस तरह से, आई रीड माई बुक्स while listen to music। अब यहां पर मैंने आई को रिपीट नहीं किया क्योंकि आई ऑलरेडी आ चुका है, तो उसको हमने कॉमन बना लिया है, ठीक है ना। विच के साथ कॉमन बना करके आप आई लिख भी सकते हैं, बट यहां मैंने कॉमन विच की जगह वाइल होगा, कॉमन यहां पर बना दिया है, ठीक है ना। दोनों कॉमन बना दिया है, इस बात का ध्यान रखिए। आप वेन की मदद से भी बना सकते हैं। अगर वेन की मदद से बनाएंगे तो उसमें वेन में सिर्फ इतना होता है, वाइल अगर आपने यूज कर दिया तो मतलब दोनों काम एक समय में हो रहे हैं, और वेन का यूज करेंगे तो एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम आप मान रहे हैं, ठीक है ना। तो बनाया आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, आई रीड माई बुक्स वेन आई, लिख भी सकते हैं, हटा सकते हैं, लिसन टू म्यूजिक। मतलब आप दोनों सेंसेस को यहां पर डेवलप कर रहे हैं। एक और आप वेन से बना रहे हैं जहां का आपका रिलेशन हो रहा है कि आप दो चीजों को एक साथ पा रहे हैं, और दूसरी ओर आप उसको वाइल से बना रहे हैं जहां दोनों एक्शंस को आप एक साथ होता हुआ पा रहे हैं। अब हम लोग दूसरे कॉम्बिनेशन में चलेंगे, और दूसरा कॉम्बिनेशन जो होगा वह प्लेस के रिलेशन में होगा। प्लेस को दिखाने वाले ज्यादा वर्ड्स हमारे पास नहीं होते हैं, मैक्सिमम हम लोग 2 या 3 वर्ड लेते हैं। जैसे वेन से यूज हो जाता है, वेयर का यूज होता है, या फिर वेयरएवर का यूज होता है। कोई सेंस होता है जिसके सेंस में हम लोग उसको डेवलप कर दिया करते हैं कि वेयरएवर का यूज करना है, वेन्स का यूज करना है, या फिर वेयर का। ज्यादातर वेयर और वेयरएवर का यूज होता है। वेयर का यूज सिंपली एक सेंस में होता है। वेयरएवर का यूज जब मान लो ऐसा सेंटेंस में दिया जाए कि सेंटेंस जो दिया गया उसमें एनीवेयर, समवेयर, ठीक है ना, एवरीवेयर, ऐसा कुछ दिया हो तो समझ लो वेयरएवर का यूज किया जा रहा है। जैसे आप सेंटेंस लो, आई कैन फाइंड योर बुक्स, you
hide them anywhere। अब जैसे ही आपने सेंटेंस को पाया तो आप देख रहे हैं कि दूसरे सेंटेंस में आपको क्या मिल गया है, एनीवेयर। जैसे ही आपने देखा कि सेंटेंस में एनीवेयर मिला हुआ है, आपको रियलाइज हो गया कि हाँ वेरेवर की ही मदद से हमें सेंटेंस को जोड़ना है। तो आप क्या बना देंगे, आई कैन फाइंड योर बुक्स। ठीक है, पहले पार्ट को हमने सेम टू सेम प्रिंसिपल क्लॉज पर लिया। सबऑर्डिनेट को बना रहे हैं तो वेयरएवर का आपने यूज कर लिया, वेयरएवर। ओके, उसके बाद दूसरा पार्ट रखना है। जब वेयरएवर का यूज करना है तो ध्यान रखिएगा, ये जो एनीवेयर, समवेयर, एवरीवेयर जो भी आया हुआ है उस सारे को आप रिमूव कर देंगे। तो वेयरएवर यू हाइड देम, इतने में ही आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जहां पर कहीं पर भी आप एनीवेयर या इस तरह का कॉम्बिनेशन पाएंगे तो आप इनको रिमूव करने का काम करेंगे। इसी तरह से अगर आप और एग्जांपल लें, शी knows every place you will visit in Agra। She knows every place you will visit in Agra। अब यहां पर अगर आप देखिए तो ये जो सेंटेंस आपके पास बना है इसमें भी प्लेस के साथ एवरी आ गया है। ठीक है, अब जैसे एवरी हो गया तो मतलब सारे के सेंस में है, और सारे के सेंस में हो जाए तो वेयरएवर का ही यूज करके हम लोग सेंटेंस को लिंक करने का काम करते हैं। तो आप इसको जब वेयरएवर का यूज करेंगे तो रिमूव, ये पूरा का पूरा आपको रिमूव करना होगा। तो इस तरह से वो क्या सेंटेंस बना देंगे आप, शी नोस wherever I will visit in Agra। इस तरह से wherever का यूज हम लोग सेंटेंस में करते हैं। अगर where का यूज करना हो तो सिंपल प्लेस से होता है, जैसे she shows me the place I have to take seat। जैसे ये अब जो वेरिएशन आपको बनाना होता है ना, आप सेंस के अकॉर्डिंग खुद बना लेते हैं। जैसे she shows me the place I have to take seat। अब इसी सेंटेंस को आप एडवर्ब क्लॉज में भी बना सकते हैं और इसी सेंटेंस को आप एडजेक्टिव क्लॉज में भी बना सकते हैं। अब अगर इसको एडजेक्टिव क्लॉज में बनाना है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करते हैं, आप सिंपली ये जो फुल स्टॉप है यहाँ पर वेयर का यूज कर दीजिए, एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा। जैसे अगर इसी सेंटेंस को आप देखते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, शी shows me the place where I have to take seat। ठीक है, अब अगर मान लो ये हो गया, अब कैसे एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि आपको मालूम है कि वेयर के पहले वेयर का नाउन प्लेस आ गया है, और जब ऐसा कभी होता है तो फॉलो करने वाला कौन सा क्लॉज बन जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज। मतलब वेयर से ये आगे का कौन सा क्लॉज बना है, एडजेक्टिव क्लॉज बना है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग यूज करना चाहें कि एडवर्ब बना दे तो ऐसे कंडीशन में हम वेयर का यूज टेक सीट के साथ रखेंगे। शी shows me to where
introduce, she shows me the seat where to take my place. सेंस में थोड़ा सा चेंजेस आपको लग रहे होंगे, है ना, लेकिन चेंजेस नहीं होते हैं। अगर आप देखिए तो जो प्लेस आप यहां रखे थे उसको हमने हटा दिया, उसको उठा करके इधर कर दिया, और जो आपने सीट यहां पर रखा था उसके साथ यहां रख दिया। ठीक, अब ये जो वेयर हो गया वो जगह से जहां से रिलेट कर गया, सीट की विशेषता नहीं बल्कि उस जगह से विशेषता हो गई। और जब जगह से ये रिलेट करेगा तो जगह किसको कौन दिखाता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इस तरह से यह एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया और एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करने का काम किया करता है। अब नेक्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है रीजन का। अगर हम रीजन की बात करें तो एडवर्ब ऑफ रीजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? आप वाई का यूज करते हैं, एज का भी यूज होता है, सिंस का यूज करते हैं, बिकॉज का यूज किया करते हैं, है ना। इन सारे वर्ड्स का आप यूज किया करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब आप इनका यूज करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इनकी मदद से सेंटेंस को कैसे बनाएं। तो सेंटेंस में ध्यान क्या रखना पड़ता है, ये ध्यान रखिए। मतलब रीजन वाले वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर जैसे ऑन अकाउंट दैट, ओविंग दैट, ये सारे रीजन दिखाते हैं, है ना। तो इनके साथ जब आप क्लॉज बनाएंगे तो एडवर्ब क्लॉज ही बनेगा, और वो एडवर्ब क्लॉज कौन सा बनेगा? जो रीजन को दिखा रहा होगा। जैसे एक रीजन को आप कई तरह से चेंज कर सकते हैं, मैं यही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे she was ill, she couldn't attend her class. Okay, she was ill, she couldn't attend her class. अब ये सेंटेंस, अब जैसे मैंने आपको कहा जितने वर्ड हैं सारे वर्ड्स की मदद से बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। चलिए, अगर बिकॉज की मदद से बनाते हैं तो देखिए ध्यान रखना होता है, ये जो she was ill है ये क्या है? रीजन, ठीक। और इसका रिजल्ट क्या है? she couldn't attend class, तो ये क्या है? रिजल्ट। रीजन और रिजल्ट है। बिकॉज का अगर यूज करते हैं हम लोग क्या करते हैं? रिजल्ट को पहले रख देते हैं और रीजन को बाद। तो वैसा बनाते हैं, she couldn't attend her class, बिकॉज का यूज करिए, बिकॉज she was ill, ठीक। अब इस तरह से बन गए। अगर ओविंग दैट या ऑन अकाउंट दैट की मदद से बनाएंगे तो भी ऐसे बनेगा। आप कोई भी यूज कर सकते हो, मैं यही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे यहां पर she couldn't attend her class owing that she was ill। अगर आप ऑन अकाउंट दैट की मदद से बनाएंगे तो भी बन जाएगा। कैसे? she couldn't attend her class on account that she was ill। अगर हम इसको एज की मदद से बनाए तो भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा, she couldn't। आपको मैं एक ही बात बता रहा हूं बार बार कि आप एक सेंटेंस को कितनी तरह से बना सकते हैं जबकि वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहे। she was ill। जब हम लोग सिंस का यूज करते हैं तो ज्यादातर सिंस को हम लोग पहले रख देते हैं, बाकी सारा कॉम्बिनेशन वैसे ही होता है। मतलब कुछ इस तरह से, जैसे अगर सिंस से बनाना हो तो सिंस
शी वाज एबल, यहां फिर कॉमा आपको रखना पड़ेगा, शी couldn't attend her class। एक सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बना रहे हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय इतनी तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपको अगर इस कॉम्बिनेशन को ध्यान रखें कि हम एक सेंटेंस को कितनी तरह से चेंज कर सकते हैं या कितनी तरह से बना सकते हैं, तो आप सिंपली इस तरह से सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आप सिंपली बना सकते हैं एक भी तरीके से और कई तरीके से, ठीक है ना। जैसे और एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के, तो कोई भी आप रीजन, हाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे जो सो का कॉम्बिनेशन है या देयरफॉर का कॉम्बिनेशन है, फॉर का कॉम्बिनेशन है और हेंस का कॉम्बिनेशन है, उसका यूज मत करिएगा क्योंकि वो सारे कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। जैसे आई वॉज अ गुड क्रिकेटर, आई वॉज सेलेक्टेड, ठीक है। अब इसको हम लोग एक एक की मदद से ही बनाएंगे, तो आप इस तरह से देखें, आई वॉज सेलेक्टेड, आई वॉज सेलेक्टेड। अब यहां पर अगर आप वाई का यूज करते हैं, वाई, तो आप बिकॉज के सेंस में चले जाते हैं। जैसे वाई का यूज करेंगे यहां पर, तो आप बिकॉज का सेंस लेंगे, तो जहां बिकॉज यूज कर रहे हो वहां वाई यूज कर दो, वाई आई was a good cricketer। यहां कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि why का यूज यहां पर because के सेंस में किया गया और because के सेंस में आया है जिसको हम बीच में यूज कर रहे हैं। अब ऐसे जब because के सेंस में why आता है तो वो हमारे लिए एडवर्ब क्लॉज बनाता है, ठीक है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, she Ishita can touch that branch, she is tall girl, ओके। अब जैसे ये सेंटेंस दिया गया है, इशिता कैन टच दैट ब्रांच, शी इज अ टॉल गर्ल। अब यहां पर अगर आप देखें तो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है कि वो ब्रांच को क्यों टच कर सकती है, क्योंकि वो टॉल गर्ल है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस तरह से बना, सिंस की मदद से बना सकते हैं। ऐसे आप ध्यान रखेंगे, वेरिएशन जितना करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। आप सिंस की मदद से बना रहे हैं, सिंस इशिता, रीजन पहले रखेंगे, इज अ टॉल गर्ल, कॉमा रखिएगा, अब यहां शी का यूज रखिएगा, कैन टच दैट ब्रांच, ओके। इसी तरह से और भी एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल, महेश was absent last day. He was punished. अगर आप सेंटेंस को देखें तो यहां पर आपको फिर से रीजन और रिजल्ट का कॉम्बिनेशन मिलता हुआ दिख रहा है। अब इस सेंटेंस को, जो सेंटेंस है, आप कोऑर्डिनेटिंग भी बना सकते हैं और सबऑर्डिनेटिंग भी। अगर सबऑर्डिनेटिंग बनाते हैं तो इनके बिकॉज वगैरह कॉम्बिनेशन से आप बनाइएगा, और कोऑर्डिनेटिंग बनाते हैं तो सो फॉर एक्सेट्रा की वजह से बनाइएगा, दोनों बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसको अगर आप बनाएं तो कैसे बनाएंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। ऑन अकाउंट दैट की मदद से अगर बनाते हैं तो कैसे होता है, ऑन अकाउंट दैट
महेश was absent last day. He was punished. अगर ऑन अकाउंट दैट यूज किया तो हम इसको बीच में भी रख सकते हैं, तो शुरू में भी रख लिया। बस इतना ध्यान रखिएगा, तो शुरू में रख रहे हैं तो कॉमा बीच में जरूर लगाइएगा, अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये एरर हो जाएगा। और अगर हम इसी चीज को चेंज करें, और चेंज करने के लिए हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएं, तो ऐसे हम लोग करेंगे, महेश was absent last day, so he was punished। ठीक है, अब यहां अगर आप सेंटेंस को देखिए तो सो का यूज कर लिया आपने, ऑन अकाउंट दैट का यूज किया था तो वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा था, और सो का यूज कर लिया तो वो आपके लिए कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है। आप सो की जगह पर देयरफॉर का भी यूज कर सकते थे, हेंस का भी यूज कर सकते थे। ठीक है, इस तरह से आप एक सेंटेंस को अलग अलग, अब ये जैसे आप देखिए ये दो सिंपल सेंटेंस थे, इसका आपने ये कॉम्प्लेक्स बनाया ऑन अकाउंट दैट की मदद से, और ये आपने इसका कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स बाद कंपाउंड बनाया। अगर इसी का आप सिंपल बनाना चाहते थे सिंपल भी बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग आज इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, अगली क्लास में हम कंडीशन